हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बीएससी फाइनल एग्जामिनेशंस के लिए फाइनल ईयर के लिए कंप्यूटर साइंस का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पेपर है उसकी यूनिट नंबर 1 में से जो हमारा सेकंड चैप्टर है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, उस चैप्टर के हम एमसीक्यूज करेंगे। इस सेशन में कुल मिलाकर 50 एमसीक्यू होंगे जिसमें पूरा चैप्टर रिकवर हो जाएगा और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आज इसके एमसीक्यूज इस सेशन में बता रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, इस एमसीक्यूज को ध्यान से सुनिएगा, इनके आंसर्स आपको इसी वीडियो में बताए जाएंगे तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स। कौन से टाइप्स हैं रिक्वायरमेंट्स के। पहला है सर्विसिबिलिटी, दूसरा है मैनेजेबिलिटी, तीसरा है ऑथेंटिकेशन और चौथा है ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसमें हमें आंसर देना है वो है ऑल ऑफ द मेंशन। ये तीनों ही सर्विसिबिलिटी, मैनेजेबिलिटी और ऑथेंटिकेशन, ये तीनों ही टाइप्स हैं किसके, रिक्वायरमेंट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज डेवलपर स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट। इनमें से कौन सी डेवलपर स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट है। तो ऑप्शन है ए है हमारा बोथ प्रोबेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, बी है ओनली मेंटेनेबिलिटी, सी है ओनली पोर्टेबिलिटी और डी है अवेलेबिलिटी। तो इसमें से हमने आंसर देना है डी। आंसर है सिर्फ ठीक डी, अवेलेबिलिटी। ओनली अवेलेबिलिटी इज डेवलपर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग टास्क। इनमें से कौन सा रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग टास्क नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा। पहला ऑप्शन हमारा है नेगोटिएशन, दूसरा है एलेबोरेशन, तीसरा है स्पेसिफिकेशन और चौथा है ऑथेंटिकेशन। तो इसका आंसर आएगा हमारा डी, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन इज वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ऑथेंटिकेशन इज नॉट रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ, इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फास्ट, FAST। तो इसमें हमें कुछ दे रखे हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ठीक है, फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक। फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक, ये हमारा सही आंसर है। किसकी फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, FAST की, फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक। अगला क्वेश्चन है, इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ QFD। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ QFD इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसका आंसर है बी, क्वालिटी फंक्शन डेप्लॉयमेंट। क्वालिटी फंक्शन डेप्लॉयमेंट। अगला क्वेश्चन है, ए यूज केस एक्टर इज ऑलवेज ए पर्सन हैविंग ए रोल दैट डिफरेंट पीपल में प्ले। क्या ये ठीक है जो ये मैंने स्टेटमेंट ऊपर बोली है, क्या वो ठीक है। पढ़ें इसको, ए यूज एक्टर इज ऑलवेज ए पर्सन हैविंग ए रोल दैट डिफरेंट पीपल में प्ले। तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर आएगा फॉल्स। क्यों आएगा, क्योंकि यूज केस एक्टर एक कोई भी चीज है दैट नीड्स टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम, बी इट ए पर्सन और अनदर एक्सटर्नल सिस्टम। मतलब क्या है, यूज केस एक्टर एक कोई भी चीज है जिसको जरूरत होती है इंटरेक्ट करने की सिस्टम के साथ। ठीक है, और वो पर्सन भी हो सकता है, इट ए पर्सन, या फिर अनदर एक्सटर्नल सिस्टम भी हो सकता है। ये नहीं है कि यूज केस एक्टर इज ऑलवेज ए पर्सन, हमेशा पर्सन हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा सेवंथ, द यूजर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आर द पार्ट्स ऑफ विच डॉक्यूमेंट। तो पहला ऑप्शन हमारा सॉफ्टवेयर डिजाइन डिस्क्रिप्शन, दूसरा है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, तीसरा है डोमेन ड्राइवन डिजाइन और चौथा है कैपेबिलिटी डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट। द यूजर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आर द पार्ट्स ऑफ विच डॉक्यूमेंट। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इसका ट्रू आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ए स्टेक होल्डर इज एनीवन हु विल परचेज द कंप्लीटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम अंडर डेवलपमेंट। एक स्टेक होल्डर जो होता है वो कोई भी होता है, कोई भी हो सकता है जो कि क्या करता है, परचेज करता है कंप्लीट सॉफ्टवेयर सिस्टम अंडर डेवलपमेंट पर। अगर डेवलपमेंट हो रही है अंडर डेवलपमेंट में, वो सॉफ्टवेयर सिस्टम को परचेज कर लेता है। क्या ये इंफॉर्मेशन जो हमने स्टेटमेंट लिखी है ट्रू है या गलत है। फॉल्स है ये स्टेटमेंट, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा 9वां क्वेश्चन है, conflicting requirements are common in requirement engineering with each client proposing his or her version is the right one।
conflicting requirements are common in requirement engineering with each client, हर client के साथ proposing his or her versions is the right one। क्या ये true है या false है? तो ये चीज true है, ऐसा ही होता है। क्या मतलब है कि जो conflicting requirements होती है वो common होती है requirements engineering में, ठीक है, विद जिसके साथ क्लाइंट जो है प्रपोज करते हैं अपना वर्जन सही वे में, तो ये बात ट्रू है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर फ्रॉम द फ्लोइंग, इनमें से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है? पहला है एंट्री लेवल पर्सोनल, दूसरा है मैनेजर्स, तीसरा है सॉफ्टवेयर कस्टमर, चौथा है मिडिल लेवल स्टेक होल्डर। तो इसका आंसर आएगा सॉफ्टवेयर कस्टमर। सॉफ्टवेयर कस्टमर हमारा ट्रू आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द फंक्शनल रिक्वायरमेंट, इसमें से कौन सी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है? तो पहला है सिक्योरिटी, दूसरा है डाटा इंटीग्रिटी, तीसरा है थ्रूपुट और चौथा है नन ऑफ द मेंशन। तो इसका आंसर है नन ऑफ द मेंशन, इनमें से कोई भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द गिवन रिक्वायरमेंट्स फिट फॉर डेवलपर्स मॉड्यूल, इनमें से कौन सी रिक्वायरमेंट सही फिट बैठती है किसके लिए? डेवलपर्स मॉड्यूल के लिए। पहला टेस्टिबिलिटी, दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा है यूजेबिलिटी, चौथा है अवेलेबिलिटी। तो इसका आंसर आएगा टेस्टिबिलिटी। टेस्टिबिलिटी जो है डेवलपर के लिए ठीक बैठती है। आगे है द गिवन स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स विच टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स ए हीट सेंसर डिटेक्ट्स एंड intrusion and alerts the system। The given statement describes which one of the requirement a heat sensor detects an intrusion and alerts the system। तो इसका आंसर क्या है बताइए? पहला ऑप्शन है नॉन रिक्वायरमेंट, दूसरा है फंक्शनल, तीसरा है नॉन फंक्शनल, चौथा है नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो इसका आंसर आएगा हमारा फंक्शनल। जो फंक्शनल है, जो ये गिवन स्टेटमेंट है, ये किस तरह की रिक्वायरमेंट है? ए हीट सेंसर डिटेक्ट्स एंड इंट्रूशन एंड अलर्ट्स द सिस्टम, ये फंक्शनल है, ठीक है। आगे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कैप्चर द इंटेंडेड बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। क्या ये बात ट्रू है? हाँ, ये बात ट्रू है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन। डैश इज द फर्स्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन। तो इसके चार ऑप्शन है, वो है पहला है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, दूसरा है लिसनिंग आउट रिक्वायरमेंट्स, तीसरा है आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर, चौथा है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो इसका आंसर आएगा हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी, आइडेंटिफाइंग द स्टेक होल्डर। ये हमारा सही ऑप्शन है। आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन। अगला क्वेश्चन है स्टार्टिंग फ्रॉम लीस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट चूज द ऑर्डर ऑफ स्टेक होल्डर। हमने कम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट की तरफ स्टेक होल्डर चूज करने हैं। तो पहला है हमारा मैनेजर्स, दूसरा है एंट्री लेवल पर्सनल, तीसरा है यूजर्स और चौथा है मिडिल लेवल स्टेक होल्डर। तो इसका आंसर जो आएगा वह ऑप्शन नंबर सी हमारा दूसरे नंबर वाला पहले आएगा एंट्री लेवल पर्सनल, ये कम इंपॉर्टेंट है। फिर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है फोर्थ जो है मिडिल लेवल स्टेक होल्डर, फिर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजर्स और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूजर्स। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स इन क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट QFD। तो कौन कौन से टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं? पहला दे रखा ऑप्शन एक्साइटिंग एक्सेप्टेड नॉर्मल, दूसरा दे रखा है डेवलपर यूजर, तीसरा दे रखा है फंक्शनल नॉन फंक्शनल, चौथा दे रखा है नॉन अननोन नॉट डिफाइंड। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्साइटिंग एक्सपेक्टेड नॉर्मल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन इज सेट विद डिफिकल्ट टास्क बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन को हम डिफिकल्ट टास्क बोलते हैं? तो इसका आंसर आएगा पहला ऑप्शन है वॉलेटिलिटी इन रिक्वायरमेंट्स, अगला है प्रॉब्लम ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन नंबर सी है स्कोप डेफिनेशन और डी है ऑल ऑफ द मेंशन। तो ये चारों ही जो हैं वो क्या है, उनको हम डिफिकल्ट इन रिक्वायरमेंट्स की वजह से, इन चीज़ों की वजह से हम इसे डिफिकल्ट बोलते हैं। क्यों? कौन कौन सी? वॉलेटिलिटी इन रिक्वायरमेंट्स, प्रॉब्लम ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, स्कोप डेफिनेशन, ये तीनों जो हैं इसकी वजह से ये डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, इसलिए हम रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन को डिफिकल्ट टास्क बोलते हैं इन तीन कारणों से। अगला क्वेश्चन है इज द रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन ए साइक्लिक प्रोसेस। क्या एक साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब ये रिपीट होती है? यस, दिस इज ए साइक्लिक प्रोसेस, दिस इज ए साइक्लिक प्रोसेस। अगला डैश डायग्राम इज नॉट रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इनमें से कौन सा जो है जो हमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे जरूरत नहीं पड़ती?
जो कि नहीं है रिक्वायरमेंट एनालिसिस के। पहला ऑप्शन है एक्टिविटी डायग्राम, दूसरा है यूज केसेस, तीसरा है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम और चौथा है ईआर डायग्राम। तो इसका कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए है एक्टिविटी डायग्राम। अगला क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी फिजिबिलिटी स्टडीज इज कंडक्टेड इन रिक्वायरमेंट एनालिसिस? तो इसका आंसर आएगा 2, 3, 4 या फिर नन ऑफ द मेंशन। तो इसका आंसर आएगा 3। 3 टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडीज इज कंडक्टेड इन रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अगला क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी फेजेस आर देयर इन रिक्वायरमेंट एनालिसिस? तो कितने फेजेस होते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस में, ये हमको बताना पड़ेगा। तो टोटल 5 फेजेस होते हैं रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस में, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा हमारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रेसेबिलिटी इज नॉट कंसिडर्ड इन रिक्वायरमेंट एनालिसिस। क्या स्टेटमेंट सही है? यस, ट्रेसेबिलिटी इज नॉट कंसिडर्ड इन रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यस। अगला क्वेश्चन है, फॉर द सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस इज द क्रिटिकल स्टेज। क्या ये बात सच है? यस, दिस इज ट्रू। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द इश्यूज ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस? कौन कौन से 2 इश्यूज हैं किसके? रिक्वायरमेंट एनालिसिस के। तो क्या क्या ऑप्शन है? विच आर द 2 इश्यूज ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, दूसरा है परफॉर्मेंस डिजाइन, तीसरा है स्टेक होल्डर डेवलपर और चौथा है नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो इसका आंसर आएगा परफॉर्मेंस डिजाइन। ये जो है 2 इश्यूज है रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस के। अगला क्वेश्चन है, इज द रिक्वायरमेंट एनालिसिस इन इटरेटिव प्रोसेस? यस, रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज इटरेटिव प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट शुड नॉट स्पेसिफाई हाउ बट शुड ओनली स्पेसिफाई व्हाट? यस, रिक्वायरमेंट शुड नॉट स्पेसिफाई बट शुड ओनली स्पेसिफाई। क्या? इसका आंसर है हमारा यस। अगला क्वेश्चन है, डैश डज नॉट कोरस्पॉन्ड टू ए गुड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। मतलब ऐसा है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, मतलब कौन सी चीज़ है जो कोरस्पॉन्ड नहीं करती? पहला ऑप्शन है वेरीफिएबल, दूसरा है कंप्लीट, तीसरा है ट्रेसेबल, चौथा है एम्बिजियस। इसका आंसर आएगा एम्बिजियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट conformity is to a standard is maintained depicts dash property of SRS। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? पहला है करेक्ट, दूसरा है कंप्लीट, तीसरा है कंसिस्टेंट और चौथा है मॉडिफाइएबल। तो इसका आंसर आएगा हमारा कंप्लीट, ठीक है। द स्टेटमेंट conformity is to a standard is maintained depicts complete property of सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, नो सबसेट ऑफ इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स डिस्क्राइब्ड इन इट कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स specification is said to be consistent if and only if no subset of individual requirements described in it conflict with each other, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statements about SRS is true or not? पहली स्टेटमेंट है SRS is written by customer, दूसरी है सिस्टम रिसोर्स स्पेसिफिकेशन इज रिटन बाय डेवलपर, तीसरी सिस्टम रिसोर्स स्पेसिफिकेशन सर्व्स सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन सर्व्स एज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कस्टमर एंड डेवलपर। जिसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द ट्रू। तीनों की तीनों स्टेटमेंट हमारी सही है। कौन कौन सी? सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज considered by customer, दूसरी system requirement specification is written by developer, system requirement specification serves as a contract between customer and development। तो हमारे ये तीनों ही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, द SRS डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो नोन एज टेस्ट स्पेसिफिकेशन। पहला ऑप्शन है ब्लैक बॉक्स, दूसरा है व्हाइट बॉक्स, तीसरा है ग्रे बॉक्स, चौथा है नन ऑफ द मेंशन। तो इसका आंसर आएगा ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स जो है द एसआरएस डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक बॉक्स स्पेसिफिकेशन। मतलब सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हम ब्लैक बॉक्स स्पेसिफिकेशन भी बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज इंक्लूडिंग एसआरएस सिस्टम रिसोर्स स्पेसिफिकेशन में इनमें से कौन सी चीज इंक्लूड है? कॉस्ट, डिजाइन कंटेंट्स, स्टाफिंग या फिर डिलीवरी शेड्यूल? तो इसका आंसर आएगा डिजाइन कंटेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज नॉट इंक्लूडिंग एसआरएस, इनमें से कौन सी जो है इंक्लूड नहीं है एसआरएस में? पहला ऑप्शन है हमारा परफॉर्मेंस, दूसरा है फंक्शनलिटी, तीसरा है हमारा डिज़ाइन सॉल्यूशंस और चौथा है हमारा एक्सटर्नल इंटरफेसेस। तो इसका आंसर आप हमें बताएंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर जरूर बताइएगा। इसका आंसर अगर आपको जानना है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है considering the example of issue, return of book cataloging etc in a library management, what type of management requirements is being depicted here? एक एग्जाम्पल कंसिडर करिए कि मैंने इशू है कि रिटर्न बुक को रिटर्न करने का, कैटलॉगिंग एक्सेट्रा कुछ भी मैं बुक या कैटलॉग रिटर्न करना है इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट, वट टाइप ऑफ मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट इज बीइंग डिपिक्टेड हेयर? उस लाइब्रेरी में किस तरह की मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट हमको देखने को मिलेगी? तो पहला ऑप्शन हमारा ये है एंड्यूरिंग, दूसरा है वोलेटाइल, तीसरा है बोथ एंड्यूरिंग एंड वोलेटाइल और चौथा है ऑल ऑफ द अबव मेंशन्ड। तो इसका आंसर आएगा हमारा एंड्यूरिंग। ओके, एंड्यूरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिक्वायरमेंट्स ट्रेसेबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, क्या ये बात सही है? यस, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायनामिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय विच मॉडल? जो डायनामिक बिहेवियर है सिस्टम का किस मॉडल के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं? तो ऑप्शन नंबर है कॉन्टेक्स्ट मॉडल, दूसरा है बिहेवियरल मॉडल, तीसरा है डाटा मॉडल और चौथा है ऑब्जेक्ट मॉडल। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिहेवियरल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैटिक नेचर ऑफ द सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय विच मॉडल? जो स्टैटिक नेचर है वो किस मॉडल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? तो इसका आंसर पहला है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है हमारा बिहेवियरल मॉडल, दूसरा है कॉन्टेक्स्ट मॉडल, तीसरा है डाटा मॉडल और चौथा है स्ट्रक्चरल मॉडल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रक्चरल मॉडल जो है वो क्या है? स्टैटिक नेचर ऑफ द सिस्टम है जो कि रिप्रेजेंटेड किया जाता है स्ट्रक्चरल मॉडल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है विच एक्सपेक्ट इस सिस्टम इन सिस्टम मॉडलिंग शोज द सिस्टम और डाटा आर्किटेक्चर? ऑप्शन नंबर ए है हमारा स्ट्रक्चर एक्सपेक्ट, दूसरा है बिहेवियरल एक्सेप्ट, तीसरा है एक्सटर्नल एस्पेक्ट और चौथा है ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट जो है इन द सिस्टम मॉडलिंग शो करता है सिस्टम और डाटा आर्किटेक्चर को। अगला क्वेश्चन है एक्टिविटी डायग्राम आर यूज्ड टू मॉडल द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, यस और नो? इट इज ट्रू, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडल ड्राइवन इंजीनियरिंग इज जस्ट ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ठीक है, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ए वर्किंग एग्जीक्यूटेबल कोड, इट इज ट्रू और फॉल्स? दिस इज फॉल्स। मॉडल ड्राइवन इंजीनियरिंग इज जस्ट ए theoretical concept, that is not true, it cannot be converted into working executable code, ये भी बात सही नहीं है, इसलिए हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है यूजिंग विच डायग्राम द यूएमएल स्पॉट्स इवेंट बेस्ड मॉडलिंग? तो इसका आंसर हमारा आएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेट चार्ट। स्टेट चार्ट जो है, स्टेट चार्ट डायग्राम वो क्या करता है? स्टेट चार्ट डायग्राम का यूज करके जो यूएमएल स्पॉट्स कर सकता है इवेंट बेस्ड मॉडलिंग को। अगला क्वेश्चन है डैश डायग्राम इज नॉट सपोर्टेड बाय यूएमएल कंसीडरिंग डाटा ड्राइवन मॉडलिंग? तो इसका आंसर क्या आएगा? पहला ऑप्शन नंबर है एक्टिविटी, दूसरा है डाटा फ्लो डायग्राम, तीसरा है स्टेट चार्ट और चौथा है कंपोनेंट। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डाटा फ्लो डायग्राम। अगला क्वेश्चन है डैश अलोज अस टू इन्फर दैट डिफरेंट नंबर्स ऑफ क्लासेस हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर, पहला है हमारा ऑप्शन देख लीजिए एग्रीगेशन, फिर है डिपेंडेंसी, तीसरा है रियलाइजेशन और चौथा है जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन आंसर है, जनरलाइजेशन अलोज अस टू इन्फर दैट डिफरेंट नंबर्स ऑफ क्लासेस हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अगला क्वेश्चन है वन क्रिएट्स बिहेवियरल मॉडल्स,
of the system when you are discussing and designing the system architecture. One creates behavioral model of the system when you are discussing the क्या डिजाइनिंग द डिस्कसिंग एंड डिजाइनिंग द सिस्टम आर्किटेक्चर। तो ये ट्रू और फॉल्स है, दिस इज फॉल्स, ऐसा नहीं होता, नो आंसर आएगा नो। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग डायग्राम्स ऑफ यूएमएल रिप्रेजेंट द इंटरेक्शन मॉडलिंग। तो इनमें से कौन सा डायग्राम जो है वो यूएमएल का वो रिप्रेजेंट करता है इंटरेक्शन मॉडलिंग। पहला है यूज केस सीक्वेंस, दूसरा है क्लास ऑब्जेक्ट, तीसरा है एक्टिविटी स्टेट चार्ट और चौथा है ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर है यूज केस सीक्वेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डैश एंट्री रिलेशनशिप डायग्राम, मतलब ERT एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम मॉडल्स ऑल एंटिटीज एंड रिलेशनशिप्स। कौन सा है इसका आंसर? इसका आंसर आएगा लेवल टू ऑफ द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम मॉडल्स ऑल एंटिटीज एंड रिलेशनशिप्स। अगला क्वेश्चन है डैश क्लासेस आर यूज्ड टू क्रिएट इंटरफेस दैट द यूजर सीज एंड interacts with as a software is used. Dash classes are used to create the interface that the user sees and interacts with as the software is used. तो इसका ऑप्शन नंबर ए है बाउंड्री, दूसरा एंटिटी, तीसरा है कंट्रोलर, चौथा है बिजनेस। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बाउंड्री। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलेबरेटर्स CRS क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलेबरेटर मॉडलिंग। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन नंबर जो है स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इन तीनों में से वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओनली डेवलपर्स इन द रिव्यू ऑफ द CRS मॉडल आर गिवन ए सबसेट ऑफ द CRS, मतलब क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलेबरेटर इंडेक्स कार्ड्स। इसमें से जो पहला ऑप्शन हमारा ऑल यूज केस सिनेरियोज एंड कोरस्पॉन्डिंग यूज केस डायग्राम्स, जिसको हम सिनेरियो क्या होता है कोरस्पॉन्डिंग यूज केस डायग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू कैटेगरीज इन CRS मॉडल, मतलब क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटर। अगला ऑप्शन भी सही है द रिव्यू लीडर रीड्स द यूज केस डिलिबरेटली, और ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है द रिव्यू लीडर रीड्स द यूज केस डेलिबरेटली। अगला क्वेश्चन है हमारा ए डाटा ऑब्जेक्ट कैन encapsulates process and operation as well. This is true or false? This is false. ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, तो हमारे ये कुल 50 क्वेश्चन थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये 50 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने बीच में से एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, तो उसका आंसर मैं चाहूँगा आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो आगे इसी तरह के लेक्चर्स के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, एक बार फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।